हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर विज्ञान विषय के लघुत्तरीय प्रश्नों को। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है, प्रश्न संख्या 80 तक। अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और प्लेलिस्ट जो बना हुआ है दोस्तों, उसमें सारे राजन सीरीज के वीडियो पड़े हुए हैं, देख लीजिएगा। आइए हम प्रश्न संख्या 81 से स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न संख्या 81 है, सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता लिखिए। उत्तर है सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता, हेडिंग। और इसमें पहला पॉइंट है, सूक्ष्म जीव मक्खन, पनीर, दही, सिरका आदि पदार्थ प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं अत्यंत लाभदायक होते हैं। दूसरा पॉइंट है, कॉफी, कोको तथा चाय के उत्पादन में जीवाणु महत्वपूर्ण काम करते हैं। तीसरा है, एल्कोहल से सिरका बनाने का कार्य एसिटोबैक्टर एसिटाई के द्वारा होता है। चौथा है, कृषि में कई प्रकार के जीवाणु उपयोगी होते हैं, जैसे उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं और मृत पदार्थों के सड़ने गलने का सरल यौगिक जैसे अमोनिया आदि को तोड़ देते हैं। और प्रश्न संख्या 82 है, उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तर है, दो पतले उत्तल लेंस L1 L2 जिसकी मुख्य अक्ष एक ही है और तथा मुख्य दूरियां जो है क्रमशः फोकस अर्थात F1 F2 वायु के एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। एक बिंदु वस्तु O मुख्य अक्ष और अक्ष के पहले लेंस L के L1 के सामने U अर्थात वस्तु की दूरी। यदि लेंस L2 न हो तो लेंस L1 बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब बिंदु आयु पर बनेगा। प्रश्न संख्या 83 है, ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव का धरती के बढ़ते तापक्रम से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पृथ्वी प्रतिदिन सूर्य से बृहद मात्रा में ऊर्जा ग्रहण करती है, जिसका अधिकांश भाग लगभग इसी वेग से पुनः इंफ्रारेड किरणों के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है। अतः इस प्रकार से पृथ्वी की ऊर्जा और ताप का संतुलन बना रहता है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प इंफ्रारेड की किरणों को शोषित करके किरणों का कुछ भाग पृथ्वी के पृष्ठ को पुनः उत्सर्जित कर देते हैं, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। इसे हरितगृह प्रभाव भी कहते हैं। यह ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। पृथ्वी से वापस लौट रही सूर्य की किरणों द्वारा पृथ्वी एवं उसके वायुमंडल को गर्म किया जाना हरितगृह का प्रभाव कहलाता है। आजकल वनों के काटने तथा जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, कोल आदि को अधिक मात्रा में जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से हरित गृह प्रभाव के कारण जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर ताप जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है। और इसको हमने पीछे भी समझा था किस प्रकार से यह जो है प्रभावित कर सकती है। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा तो बाढ़ आएगी और सभी जो है डूबने का खतरा रहेगा। तो वर्षा प्रारूप में अंतर, एल नीनो के प्रभाव में वृद्धि, ग्लेशियर अधिक तेजी से पिघलकर समुद्री जल को ऊंचा कर बाढ़ ला सकते हैं, जिससे मृदा मुख्यतः समुद्री तटों पर पृथ्वी मृदा काफी नाश होगा और एक अनुमान के अनुसार आने वाले 100 वर्षों में समुद्र का स्तर 0.5 मीटर से 1 मीटर तक बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों कहा गया है कि 100 वर्ष में जो है 0.5 मीटर से 1 मीटर जो है पानी ऊपर उठ जाएगा, जिससे समुद्र के किनारे बसे शहर जो है वो डूब जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 84 है, रॉकेट के उड़ने के सिद्धांत का संक्षेप में समझाइए। तो रॉकेट कैसे उड़ते हैं इसके बारे में जो है जानना है। आइए, रॉकेट उड़ने का सिद्धांत क्या होता है। न्यूटन के गति विषय का तृतीय नियम इसमें लगता है, प्रतिक्रिया पर आधारित
ये जो है रॉकेट है, ठीक है। और रॉकेट होता क्या है दोस्तों, रॉकेट से जो गैस होती है और जो जलता हुआ ज्वलन होता है वो बाहर की तरफ नीचे की तरफ आता है, और जितनी प्रेशर से वह नीचे आता है उसका फोर्स ऊपर की तरफ लगता है और रॉकेट जो है आगे की तरफ गति करने लगता है। अब आगे देखेंगे रॉकेट से जो उड़ता है कैसे उड़ता है। तो जब रॉकेट के अंदर का ईंधन जलता है जिससे बहुत तेजी से अधिक मात्रा में गर्म गैस उत्पन्न होती है, जो रॉकेट के पीछे बने छिद्र से अधिक वेग से जेट के रूप में बाहर निकलती है। ये गैस क्रिया बल के कारण बाहर निकलती है। इसके विपरीत के बराबर प्रतिक्रिया बल के कारण रॉकेट आगे बढ़ता है। प्रश्न संख्या 85 है, गोली दर्पण के 5 उपयोग लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, यदि किसी चिकने तल के पृष्ठ पर कलई पॉलिश करके उसे प्रवर्तक बना दिया जाता है तो यह दर्पण कहलाता है। यदि समतल दर्पण की स्लेट के एक ओर कलई कर दी जाए तो वह जो है समतल दर्पण बन जाता है। आगे है, यदि कांच के खोखले गोले को काट करके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो वह गोली दर्पण बन जाता है। हमने बहुत ही विस्तार से पढ़ा है पीछे। यदि खोखले गोले के कटे भाग के उभरे हुए पृष्ठ अर्थात उत्तल दर्पण पर कलई कर दिया जाए, उत्तल पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तो वह उत्तल दर्पण उत्तल पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तो वह अवतल दर्पण कैसे हो जाएगा, उत्तल दर्पण बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यदि हम खोखले गोले के कटे हुए धसे हुए भाग पर अवतल पृष्ठ पर कलई किया जाए तो वह उत्तल दर्पण बन जाता है। सीधी सी बात ये समझिए, ये 2 दर्पण दिए गए हैं। हम यहाँ पर एक मिनट, ये जो है दर्पण दिए गए हैं दोस्तों और एक ये दर्पण है, दोनों गोलों का कटा हुआ भाग है। अगर हम पीछे यहाँ पर कलई कर देते हैं उठे हुए भाग पर तो ये जो है इस प्रकार से यहाँ प्रकाश अंदर जाएगा तो ये जो है अवतल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है अंदर से अगर इसको पेंट कर दिए गए तो ये जो है बाहर से प्रकाश जाएगा और यहीं से टकरा जाएगा तो इसका जो है उत्तल दर्पण कहते हैं। आगे प्रश्न संख्या 86 है, किसी खाली बड़े कमरे में आवाज करने पर उसकी गूंज क्यों सुनाई देती है। तो उत्तर है, ध्वनि के परावर्तन के कारण हमें गूंज सुनाई देती है। ध्वनि को फैलने से बचाकर उसे बार बार परिवर्तित करके एक दिशा में भेजने से ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। संगीत हॉल तथा सिनेमा हॉल के छतें वक्री बनाई जाती हैं जिससे छत से परावर्तित होकर के ध्वनि सभा भवन से सभी भागों में पहुंच जाए। आगे, किसी पहाड़ी के सामने खड़े होकर के यदि हम जोर से किसी का नाम लें तब भी जो है थोड़ी देर बाद वही आवाज़ जो है वापस सुनाई देने लगती है। किसी बड़े खाली कमरे में अगर किसी कोने से यदि कोई ध्वनि निकले तब भी जो है वह कई बार सुनाई देती है। यदि ध्वनि तरंगे परिवर्तन द्वारा होने वाले ध्वनि की पुनरावृत्ति के कारण ही ये प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है। प्रश्न संख्या 87 है, पार्श्व परिवर्तन को उदाहरण देकर के समझाइए। उत्तर हो जाएगा पार्श्व परिवर्तन। प्रतिबिंब में वस्तु की दिशा परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसमें वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब के बायां भाग दिखाई देता है तथा उसका बायां भाग दायां भाग दिखाई देता है। इस प्रक्रिया को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। उदाहरण के लिए पहला है समरूप दर्पण। समवर्ती दर्पण का एक तरफा प्रकार की बनी हुई वस्तु समांतर परावर्तक सतह से होती है और दूसरी ओर चांदी की सतह से होती है। दूसरा है दोस्तों समकित दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। समकित दर्पण में सामान्यतः एक दृश्य सीधा और वस्तु के समान का आकार का प्रतिबिंब बनता है। बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व रूप से परिवर्तित हो जाता है। इसमें प्रतिबिंब की दर्पण से उतनी ही दूरी पर होती है जितनी दूरी पर वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। सीधी सी बात ये समझिए, अगर यह समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण पर यहाँ पर पेंट किए हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर देख रहे हैं तो जितना दूर आप ये देख रहे हैं उतना ही दूरी को ये पीछे तो दिखाई देता है लेकिन पीछे तो होता नहीं, पीछे तो कहाँ से देख पाएंगे, ये तो दर्पण है, पीछे तो कुछ होता नहीं। तो यहाँ पर महसूस होता है कि जो है
यहाँ पर पीछे दिखता है, लेकिन यहाँ पर सामने ही उतनी ही दूरी पर होता है। यहाँ पर मान लीजिए 4 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर भी जो है 4 मीटर की दूरी दिखेगा, लेकिन सामने शीशे में पीछे दिखेगा, लेकिन हकीकत में तो आगे ही दिखता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 88 है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? तो उत्तर है उत्सर्जन, हेडिंग में। और उत्तर है उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। सजीव कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार के जैव क्रियाएं होती हैं। इस क्रियाओं के समय कुछ बेकार तथा विषैले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो कोशिका के शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। यदि इन्हें शरीर इकट्ठा होने दिया जाए तो ये प्राणघात हो सकते हैं। यदि उत्सर्जी पदार्थ होते हैं तो इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ हो चाहे उत्सर्जी अंग हो, उत्सर्जी का मतलब होता है दोस्तों जो शरीर है उसको जो चीज़ें अनावश्यक रूप से आ जाती हैं उसको हटा देना ही। जैसे जो भोज्य सामग्री हम लोग खाते हैं तो उसको भी जो है अपशिष्ट पदार्थ जो है बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो वो भी जो है अपशिष्ट पदार्थ में के ही अंतर्गत आएंगे। ठीक है। मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? तो वृक्क होती है, मेरुदंड। प्राणियों में मनुष्य के उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं जो गहरे लाल रंग का सेम के बीज के आकार का होता है। वृक्क की अपनी लाखों वृक्क नलिकाओं के माध्यम से रक्त को छानकर शुद्ध करता है एवं छने हुए वर्ज्य पदार्थ को मूत्र के माध्यम से निष्कासित कर देता है। जो खराब होते हैं वो जो है उत्सर्जन के माध्यम से जो है नली के माध्यम से वो उत्सर्जन कर देते हैं। ठीक है, मतलब बाहर निकाल देते हैं। दूसरा है फेफड़ा। फेफड़ा भी जो है दोस्तों, फेफड़े में भी जो है उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं। ये अशुद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं तथा शुद्ध वायु जो है ग्रहण करते हैं। तीसरा है यकृत। यकृत भी शरीर के अनावश्यक पदार्थों को उत्सर्जन के मुख्य भूमिका निभाते हैं। चौथा है त्वचा। शरीर के उत्सर्जी अंगों में त्वचा का एक महत्वपूर्ण अंग है। त्वचा पसीने के माध्यम से शरीर के व्यर्थ पदार्थों को शरीर के उत्सर्जित से बाहर कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं। जैसे पसीना हो गया तो क्या होता है, पसीने अगर ज़्यादा गर्मी हो रही है तो ये जो है पसीने को बाहर निकाल देता है। पांचवा है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। शरीर में मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग भी उत्सर्जन क्रिया को प्रतिपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये जो है उत्सर्जन में कार्य करते हैं। ठीक है, उत्सर्जन करने के लिए। प्रश्न संख्या 89 है, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं को उदाहरण देकर के समझाइए। 2024 में आया है। ऐच्छिक क्या होता है, अनैच्छिक क्या होता है? तो ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाएं, उत्तर है शरीर में होने वाली क्रियाओं को ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं में बांटा गया है। ऐच्छिक क्रियाओं पर हमारी इच्छा का नियंत्रण होता है जबकि अनैच्छिक क्रियाओं पर हमारी इच्छाएं नियंत्रण नहीं होती हैं। सीधी सी बात समझिए दोस्तों, ऐच्छिक क्रियाएं वह होती हैं जिसको हम नियंत्रण कर सकते हैं, अपने शरीर के अपने अंग को, किसी भी चीज को कंट्रोल में रख सकते हैं। अनैच्छिक वह हो जाती हैं जिसको हम अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अब उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। ऐच्छिक के उदाहरण है चलना, झूलना, झुकना, गर्दन घुमाना, ताली बजाना, बात करना, लिखना, भागना। ये सब ऐच्छिक क्रियाएं हैं और इसको अगर कंट्रोल करना चाहें तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। लिखने का मन नहीं हुआ तो मत लिखिए, चलने का नहीं मन हो रहा है मत चलिए। ठीक है। अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, इसका उदाहरण है छींकना, कांपना, पलके झपकाना, हृदय की धड़कन, पाचन, सांस लेना, गर्म चीजों से हाथ हटा लेना अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण है। ठीक है, अगर इसको आप रोकना चाहें तो कितनी देर रोक सकते हैं? अगर छींक आ गई तो कितने देर रोक पाएंगे? कांपना, अगर कंपन हो रही है तो कितनी देर रोक सकते हैं? पलके झपकाना, इसको रोक थोड़ी नहीं पाएंगे। धड़कन चल रही है तो उसको कहाँ से रोक पाएंगे? ठीक है, रोक देंगे तो फिर जान ही रहे हैं क्या होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 90 है, शुगर चारकोल क्या है? ठीक है, तो शुगर चारकोल हेडिंग डाल करके लिखिएगा। शुगर चारकोल गन्ने की चीनी या ग्लूकोज को गर्म करके हवा की अनुपस्थिति में तैयार किए जाने वाला यह अनाकार कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। इसे शर्करा कोयला भी कहा जाता है। शुगर चारकोल गन्ने की चीनी की चर्बी से बनी है।
जिसे किसी भी कार्बनिक अशुद्धियों को दूर करने के लिए बार-बार पुनः क्रिस्टलीकृत किया जाता है। यह सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में चीनी के निर्जलीकरण द्वारा भी तैयार किया जाता है। शुगर चारकोल चीनी को जलाकर बनाया जाता है, जिसे किसी भी पार्टिसिपेंट्स को निकालने के लिए बार-बार पुनः आरंभ करने की अनुमति दी जाती है। इसे सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में चीनी के निर्जलीकरण के द्वारा भी तैयार किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड एक निर्जलीकरण एजेंट है। यह चीनी से पानी को अवशोषित करता है और कार्बन के काले अवशेषों को पीछे छोड़ देता है। यह अनाकार कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। दोस्तों, वीडियो को पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सभी को मिलता रहे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के